ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था कंप्यूटर, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, हर पोस्ट में आएगा, ठीक है ना। पीआरटी में भी आएगा, टीजीटी में भी आएगा, पीजीटी में भी आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये 10 नंबर मैंने बताया था ना, आपको एनालिसिस करा रखा है कि अगर आप 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पीछे चले जाते हो तो आप हज़ारों बच्चों से पीछे चले जाओगे और आप अपनी ड्रीम जॉब से हाथ धो दोगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर को भी पूरा ही इम्पोर्टेंस दो जैसे बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हो। हमारे फेलियर का यही वजह होता है कि हम इम्पोर्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा देते हैं और किसी को कम। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है, कुछ और होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब देखो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके बाद कब आएगी आपको नहीं पता, ठीक है ना। और हो सकता है जब उसके बाद आए 3-4 साल बाद आप इस एज लिमिट से बाहर हो जाओ, या आप इस फॉर्मेट में ना रहो कि आप तैयारी कर सको। इसीलिए इस बार ही आपको जॉब निकालनी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखना, केवीएस कंप्यूटर करके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। उसमें आज ये दूसरा लेक्चर है, पहला और हो चुका है। मैं डालता रहूँगा। अभी मैंने कहा 3-4-5 महीने हैं आपकी वैकेंसी आने में। तब तक अगर आप ये सारे लेक्चर देखो, करना क्या है, अगर आप पीआरटी के लिए तैयार कर रहे हो तो मेरी वीडियो सारी देखो, या किसी की भी देखो जो आपको लगे सही पढ़ा रहा है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, आपको अपने मेन सब्जेक्ट जैसे पीआरटी में पैडागॉजी, ठीक है ना। अगर मानो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस है तो अपना टेक्निकल, मतलब इन वीडियोस को देखते जाओ। ये सफिशिएंट मटेरियल है और 3 से 4 महीने में सारा कंटेंट आपके पास आ जाएगा। और अपने सब्जेक्टिव को भी तैयार करते रहो। अब मैंने कंप्यूटर लिटरेसी को पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर टॉपिक और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये बहुत बेस्ट तरीका है। और अगर आप अच्छे से समझोगे, तो आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा इन चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं समझते हो तो आपको हर लेवल पे दिक्कत होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ो और ज़रा सा भी मौका मत छोड़ो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्लास। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक करके इन चीज़ों को बताता हूँ और इन चीज़ों को मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। पहला आता है मल्टीप्लेक्सर, और जिसे कहते हैं मक्स। अगर आप सब में से कोई भी कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, या बीसीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीटेक कर रखी है, उसको तो ये आसान लगेगा। लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है उसके लिए क्या है, बहुत बड़ा बवाल है। अब ये बवाल कैसे है समझने की कोशिश करते हैं। देखो समझना, जैसे मान लो कंप्यूटर लाइन का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लैंडलाइन वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। आप देखो होता क्या है, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो ये एक एक्सचेंज है, यहाँ पे बहुत सारी टेलीफोन वायर्स की कनेक्शन आ रही है और यहाँ से भी बहुत सारी टेलीफोन लाइंस की कनेक्शन जा रही है। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। इसी के पैरेलल एक एग्जांपल लो कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारा इनपुट है और एक आउटपुट लाइन है। सुनते रहना, ये इनपुट लाइन 1 2 3 4 5, ये आउटपुट लाइन, ठीक है ना। अब ये सारी की सारी आउटपुट, ये सारी की सारी आउटपुट इस वन का, टू का, थ्री का, फोर का, सारे आउटपुट कहाँ से गुजरेंगे, सिंगल लाइन से गुजरेंगे। तो ये मक्स क्या करता है, मक्स को हम लोग कहते हैं मैनी टू वन। मक्स को क्या कहा जाता है, मैनी टू वन। जब आपको बहुत सारी लाइन से किसी एक लाइन पे डाटा भेजना हो तब हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज या पैटर्न डिफाइन करते हैं कि कौन सा डाटा पहले जाएगा और कौन सा बाद में, ठीक है ना। ये मक्स है। अब आपको याद रखना है और समझना है होगा क्या। देखो ऐसा ही यहाँ पे भी है, बहुत सारी टेलीफोन लाइन्स है। यहाँ ए का BCDE, ये 5 लोग हैं जिनको टेलीफोन लाइन ने कनेक्शन दे रखे हैं। अब यहाँ से कोई भी फ़ोन करे, मानो इन सब में से इसने कॉल किया 1 ने, और कहाँ जाना चाहिए, बी पे या ए पे। तो 1 से जो कॉल जाएगा ए पे। अब मान लो 2 वाला भी कॉल कर रहा है ए पे, 2 से कॉल जाएगा ए पे, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। लेकिन इसका पैटर्न या इसकी प्रायोरिटी कौन टेस्ट सेट करेगा, जो नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है वो प्रायोरिटी सेट करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना मक्स का और डीमक्स का, देखो इसका उल्टा है। चलो डीमक्स है ही नहीं, एक होता है मक्स, एक होता है डीमक्स। मक्स को हम कहते हैं मैनी टू वन,
और इसको हम कहते हैं वन टू मैनी। तो आपको क्या याद रखना है क्लास, आपको याद बस इतना सा रखना है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आएगी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे से एक में हो रहा है तो मक्स होगा, जहाँ पे एक से बहुत सारे हो रहे हैं तो डीमक्स होगा। इतना सा आपको याद करना है, ठीक है ना। दूसरा आता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। आपने एक वर्ड सुना होगा मॉडेम, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने मॉडेम नहीं सुना है, और जिसने नहीं सुना है तो आज सबसे पहले मॉडेम सुन ले। मॉडेम वो चीज़ होती है, आपको पता होगा, जैसे जब हम इंटरनेट या वाईफाई लगाते हैं तो एक राउटर या एक मॉडेम लगता है जिसे हम मॉडेम कहते हैं। कंप्यूटर में भी एक मॉडेम लगता है, ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, MODEM। अब आप में से कोई कहेगा दो बार डी क्यों नहीं आया है, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये भी आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। और मॉड्यूलेटर कहाँ यूज़ होगा आपको समझ आना चाहिए, जहाँ पे डाटा को मॉड्यूलेट करेंगे और डीमॉड्यूलेट। देखो वैसे तो मॉड्यूलेट करने का मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट, जिसने कहीं पे भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है फिजिक्स में, जिसने, वैसे तो किसी ने कहीं भी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम में। कहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पे इसका मतलब अलग होता है, वहाँ पे इसका मतलब अलग होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं बता दूंगा। लेकिन हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की टर्म में। तो देखो समझना, आपको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर होता है ये 0 और 1 जानता है, और 0 और 1 को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। अभी पीछे इसका क्वेश्चन आ रहा है और डिटेल करेंगे। तो यहाँ से कोई भी डाटा आ रहा हो वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और कंप्यूटर से कोई भी डाटा जाएगा वो बाइनरी से किसी और फॉर्म में चेंज होगा। जैसे मान लो, आपको इमेजिन होगा, मानो मैंने टाइप किया ना रवि, तो कंप्यूटर को नहीं पता कि RAVI क्या होता है। तो मॉड्यूलेशन क्या करेगा, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इस RAVI को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। मान लो सपोज इसका बाइनरी है 1011001001, ये है सपोज। तो मॉड्यूलेटर ने क्या करा, जो भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड करते हो उसको किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में। इवन आप अगर सॉन्ग डाउनलोड करते हो, सॉन्ग सेव करते हो, पिक्चर सेव करते हो, वो सबको किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में। फिर उस बाइनरी को अगर आपको रिट्राइव करना है और एक्चुअल फॉर्म में या उसके पेरेंट फॉर्म में लाना है तो वो कौन करेगा, डीमॉड्यूलेटर। क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। तो ये समझ आया। और मॉडेम क्या होता है, दोनों का मतलब, एक वाईफाई के या किसी के आगे, कंप्यूटर के आगे कुछ लगा दिया, वो दोनों काम कर रहा है। वो मॉडेम भी है उसके अंदर और मॉड्यूलेशन भी है, मतलब मॉड्यूलेटर भी है और डीमॉड्यूलेटर भी है। मतलब यहाँ से इनपुट बाइनरी में कन्वर्ट हो सकता है, फिर बाइनरी से इनपुट किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये काम किसका होता है, मॉडेम का होता है, ठीक है। TGT 2018 KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते क्या है। डैश इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ओवर एनालॉग लाइन्स। समझना, एनालॉग लाइन्स में डिजिटल डाटा कैरी करने के लिए। और डिजिटल डाटा क्या होता है, 011001। अभी मैंने बताया था मॉडेम एक चीज़ होती है जो क्या काम करता है, वो यही काम करता है, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग, ठीक है ना। एनालॉग का मतलब होता है जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, किसी भी फॉर्म में जो हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम। अब देखो सही करने की अप्रोच क्या होती है, सही पढ़ने की अप्रोच क्या होती है, मैं समझाता हूँ। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हो, मानो पेडागोगी का भी कर रहे हो, तो क्या करना चाहिए आपको, ये जो चारों ऑप्शन होते हैं ना, ये जो चारों आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको इन चारों ऑप्शन के भी मतलब पता होने चाहिए। अगर आप ये वाली अप्रोच यूज़ करोगे तो आप कभी फेलियर फील नहीं करोगे। अब बारी आती है कंप्यूटर लैंग्वेज की, और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है ना। देखो समझना, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है ना। जैसे एक होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 चलता है। एक होती है जैसे हायर लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जिसमें C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई, ठीक है ना। लेकिन आपको बस क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कंप्यूटर क्या जानता है, सिर्फ 0 और 1 जाता है। कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, वो सिर्फ 0 और 1 जानता है। दैट मीन्स आप उसमें किसी लैंग्वेज में लिखो, वो उसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में।
और आप इमेजिन करके देखो, यानी कि जो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाए होंगे स्टार्टिंग में, उन्होंने हर चीज़ के हर डाटा को 01 में इनकोड करके रख रखा है। मतलब मैंने रवि लिखा तो आर का 01 पहले से अवेलेबल है, ए का 01 पहले से अवेलेबल है, जो भी इसका कोड होगा सबके कोड अवेलेबल है, वो उसको कन्वर्ट करता चला जाएगा और वहाँ पे वो बाइनरी में उसे स्टोर कर देगा। आप बाद में अगर अगर किसी ने BCA कर रहा हो या MCA कर रहा हो या फिर BTech कर रहा हो, तो वो जानता होगा कि कंप्यूटर के अंदर जैसे आपने एक सॉन्ग स्टोर कराया, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, वो एक्चुअल में फ्लिप फ्लॉप होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप ढंग से पढ़ो तो आपका एक क्वेश्चन मेमोरी का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जब क्लास में मेमोरी का डाटा डालूंगा कभी, तो उसमें ये फ्लिप फ्लॉप दोबारा आएगा। तो फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस होती है, एक सर्किट होता है जो 0 या 1 को स्टोर कर सकता है, जैसे मैंने कहा, मैंने रवि टाइप किया, ठीक है ना, तो फ्लिप फ्लॉप पहली बात तो मॉडेम इसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, जो भी होगा। सिर्फ एक बिट के लिए, मतलब मानो ये है रवि का कोड, सपोज रवि का कोड ये है, तो हर बिट के लिए, हर डिजिट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप लगेगा और वो फ्लिप फ्लॉप या तो 0 स्टोर कर पाएगा या फिर 1 स्टोर कर पाएगा। उसमें 2 ही स्टेज होती है, 0 या फिर 1। तो यानी कि वो अपने आप को 0 या 1 में स्टोर कर लेगा। अब आप समझने की कोशिश करो, जब आप डाटा रिट्राइव करोगे तो हर फ्लिप फ्लॉप का डाटा निकालेगा और फिर उसको एक पैटर्न में कन्वर्ट करके फिर उसका आउटपुट क्रिएट करेगा। इतना सब कुछ होता है और हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है ना। चलो देखो, ऑल डाटा इन कंप्यूटर लैंग्वेज ये आ रखा है PRT में, PRT 2018। ऑल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड, आँख बंद करके 0 और 1 और कुछ सोचना ही नहीं है। देखो मैंने कहा ना, जब भी क्वेश्चन, देखो पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तब हमें समझ आता है कि उस पढ़ने वाले की इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ये वाले भी सही लग रहे हैं, ये वाले भी सही लग रहे हैं, लेकिन याद रखना कि जो पढ़ा है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, अगला आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझना। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बाइक की बात करते हैं, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता जो मैं समझा रहा हूँ। एक बाइक, मोटरसाइकिल की बात करते हैं। आप इमेजिन करो, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपने मोटरसाइकिल में रेस दे रखी है। आप मोटरसाइकिल को क्या कर रहे हो, तो रेस दे रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। आगे गड्ढा आ गया, ठीक है, सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। आगे गड्ढा आ गया, अब आप मोटरसाइकिल में ब्रेक मारने की कोशिश कर रहे हो और ब्रेक फेल है, तो क्या मोटरसाइकिल रुक पाएगी? नहीं। या फिर दूसरा केस इमेजिन करो, आप आंखों में पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चला रहे हो, रेस दिए जा रहे हो, आगे गड्ढा आएगा, तो क्या मोटरसाइकिल अपने आप रुक पाएगी? नहीं, क्योंकि मोटरसाइकिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरी नहीं करता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि जो खुद से सोच पाए। अब देखो मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर करता हूँ। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक होता है फीडबैक मेमोरी। जैसे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लो, वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े धोने के लिए रखे और 15 मिनट का आपने क्या कर दिया, उसमें टाइमर लगा दिया, तो 15 मिनट बाद क्या होता है, वॉशिंग मशीन अपने आप बंद हो जाती है। तो आपको लग रहा है कि वो खुद सोच रही है, ऐसा है नहीं। जो टाइमर लगाया ना आपने, वो टाइमर उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वॉशिंग मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब होती, जब वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालते और कपड़े साफ़ होने के बाद वो अपने आप बंद हो जाती। मतलब जिन कपड़ों में ज़्यादा दाग होता उन्हें देर तक साफ़ करती और जिनमें कम दाग होता उन्हें थोड़े समय तक। मान लो आपने वॉशिंग मशीन में एक रुमाल डाला सिर्फ और 15 मिनट का टाइमर लगाया, तो क्या ऐसा होता है कि वॉशिंग मशीन 2 मिनट बाद बंद हो जाए क्योंकि वो सेंस कर ले कि आपका रुमाल साफ़ हो गया? नहीं ना। आप वॉशिंग मशीन में एक रुमाल डालो या पूरी चद्दर डालो, वो अपने टाइमर के हिसाब से चलती है जो आपने फीड करा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अब इससे आसान एग्जाम्पल नहीं हो सकता। जैसे आपने एक रोबोट का नाम सुना होगा, सोफिया। ह्यूमन रोबोट है, ये ह्यूमनॉइड कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका नाम इतना खास इसलिए क्योंकि वो ना ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन शो कर सकता है। मतलब अगर आपने कभी रोबोट देखे हो, जैसे रोबोट मूवी देखी हो, वैसा ही कुछ समझ सकते हो। देख लेना, गूगल पर टाइप करना सोफिया, पता नहीं सोफिया है नाम क्या है, ऐसा ही कुछ था, सोफिया था, पता नहीं क्या था, ठीक है ना, कुछ नाम था। टाइप करना ह्यूमन रोबोट, वो दिख जाएगा। लड़की सी एक का फेस है, वो हंस सकती है, रो सकती है, कुछ कर सकती है। अब पता मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ, क्योंकि हमारा तो बैकग्राउंड यही है। पता है डिटेल क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, उसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। जब आप उसके सामने हंसोगे ना, तो आपके फेस को सेंस करेगी
कि स्माइल कर रहा है, तो वो भी आप क्या करेंगे, स्माइलिंग मतलब एक्सप्रेशन शो करेगी। वो जब आपके फेस को देखेगी कि ये रोने वाला फेस सैड फेस है, तो उसके अंदर पहले से प्रोग्राम, यानी कि जिसने उसे मैन्युफैक्चर करा है उसने ये कोडिंग, ये प्रोग्राम उसके अंदर डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आजकल जो डिवाइसेज आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे इन शॉर्ट एआई कहते हैं। आपको पता नहीं होगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा स्कोप है फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, ठीक है ना। पूरी दुनिया इसी पे चलेगी, और जिस दिन, याद रखना कि सारी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो जाएगी, वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी। जैसे वो रॉबर्ट मूवी देखा था ना आपने, उसके अंदर एआई था। क्यों? वो खुद से सोच सकता है कि मेरे लिए अच्छा है बुरा है। फॉर एग्जांपल, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इस मोबाइल में मैं ऊपर से ईंट फेंक के मारूं, तो क्या ये मोबाइल अपने आप को साइड कर लेगा? नहीं ना, ये नहीं कर सकता। अगर इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता तो ये कुछ ना कुछ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करता, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहो, मैं बता देता हूँ, मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ा है टॉपिक, ठीक है ना। इसमें एक स्टेज होती है रिएक्टिव, एक स्टेज होती है लिमिटेड मेमोरी, एक स्टेज होती है थ्योरी ऑफ माइंड, और एक स्टेज होती है सेल्फ अवेयर। अगर आप इन वर्ड्स को सही से पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाएगा ये वही चीज़ कह रहा है। रिएक्टिव का मतलब वो रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिटेड मेमोरी मतलब उनके अंदर कुछ मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, 1 साल का, उसे नहीं पता प्रेस गर्म होती है और वो प्रेस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। आपने पेडागोगी में पढ़ा होगा ना ये सब। अगर आप उसे छोड़ दो और एक बार अगर वो प्रेस छुए और उसे गर्म लगा, वो ज़िंदगी भर को ले उसको प्रेस को नहीं छुएगा, क्योंकि उसने, इसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट, और हिंदी में कहते हैं उपार्जित लक्षण। क्या कहते हैं? उपार्जित। एक्चुअल में 10th तक की बायोलॉजी हिंदी में भी पढ़ाता हूँ ना मैं, इंग्लिश में भी, तो सब काम आता है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। तो इसी तरीके से इसके अंदर लिमिटेड मेमोरी होती है, डाटा स्टोर कर सकता है, थ्योरी ऑफ माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकता है, सेल्फ अवेयर मतलब खुद से अपने लिए सोच सकता है। मानो एक आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट बनाया, अब आपका मन करा कि यार इस रोबोट को मैं मार दूं, तो अगर आप उसे मारने जाओगे तो वो आपको मार सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये फीचर ऐड है कि वो अपने आप को बचाएगा, ठीक है ना। ये कहानी थोड़ा इलेबोरेट करके बताई गई है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज साइंस ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर मेक इंटेलिजेंट मशीन मेकिंग कंप्यूटर लाइक ह्यूमंस। तो ये वाला तो सही है कि ह्यूमंस की तरह सोच सके खुद से, और ये वाला भी सही है, इसमें भी बुराई नहीं है कि वो इंटेलिजेंट मशीन हो, बोथ ए एंड बी। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2018 KVS PRT। ये सबसे अच्छा तरीका है जो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, इससे आपको समझ आएगा। अब देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना, फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा रवि, फिर लिखा रवि, तो आपको देख के समझ आ रहा है एक बड़ा लिखा है एक छोटा लिखा है। तो जब MS ऑफिस में हम टाइप करते हैं तो फॉन्ट साइज सेलेक्ट करने होते हैं। तो याद रखना MS ऑफिस में फॉन्ट साइज 8 से 72 तक होता है, 8 to 72, ये याद करना है, इसमें और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 2018 में आ रखा है KVS PRT में, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब देखो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसपे कंप्यूटर ऐसे छोटे लेवल पे आए 10 या 20 नंबर पे और वहाँ पे इसका क्वेश्चन ना आए। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर छोटे लेवल पे मतलब 10 या 20 नंबर की आए और वहाँ पे इसका क्वेश्चन ना आए। लेकिन मैंने ये जो इसके पीछे क्वेश्चन अभी आएगा उसमें इन्होंने क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग कर दिया। जनरली पहले क्या होता था क्लास, आपको 4 ऑप्शन दिए होते थे, पूछता था कौन सा इनपुट डिवाइस है, या 4 ऑप्शन दिए होंगे बोलेगा कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, 4 ऑप्शन दिए होंगे पूछेगा कौन सा आउटपुट डिवाइस है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहले इसी तरीके के क्वेश्चन देखे थे, लेकिन अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो गए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। सिंपल सी चीज़ है। इनपुट का मतलब है, मानो ये लैपटॉप कंप्यूटर कुछ ले लो आप, इसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड जिस भी तरीके से कर सकते हो वो सारी हो जाएगी इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से डाटा इनपुट फीड करते हो ना,
कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना। ऐसे कोई भी तरीका हो सकता है जो इनपुट फीड करा रहा है वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस, और जिससे हमें आउटपुट मिलता है वो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डाटा कुछ भी हो सकता है, चाहे तो साउंड हो सकता है, स्पीकर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, उसकी स्क्रीन, कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन, मॉनिटर, वो आउटपुट डिवाइस हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो हमें डाटा दिखा रहा है, ठीक है ना। प्रिंटर, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे डाटा बाहर आए, मतलब हमें मिले, वो हो जाता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आया, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आया, क्वेश्चन आ रखा है इनपुट डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप फॉर रूटीन ऑपरेशन। मतलब लैपटॉप में डेली हम किस इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। मैंने कहा ना आपको, सबसे पहला काम आपको यही करना है। सबसे पहला काम क्या करना है क्लास, कि आपको आपको ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनके बारे में डिटेलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप सोचो, कीबोर्ड और माउस लैपटॉप में डेली यूज होता है, कीबोर्ड माउस, हाँ होता है। कीबोर्ड और सीडी रोम डेली यूज नहीं होता। माउस और पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जरूरी नहीं है हम लगाए ना लगाए, तो ऑप्शन नंबर 1। तो देखा, इस तरीके से आपको चीज़ों को डील करना। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको ज़रूर अच्छा भी लगेगा और आसान लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं चला गया तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। थैंक यू।